हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 13 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म्स RT-PCR and RADT sometimes seen in news. It is related to dash. First, satellite system developed by ISRO. Second, space capsule of SpaceX. थर्ड, टेस्टिंग मेथड्स ऑफ कोविड-19. डी, नन ऑफ द अबव. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, टेस्टिंग मेथड्स ऑफ कोविड-19. अब देखिए आरटीपीसीआर जो है उसका फुल फॉर्म ये होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, आरटीपीसीआर. एंड आरएडीटी का मतलब ये होता है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, राइट. तो ये दोनों काफी सिमिलर टर्म्स है एंड काफी न्यूज में रहते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा. सो आंसर होगा सी, टेस्टिंग मेथड्स ऑफ कोविड-19. अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि मेगा लैब्स टू बूस्ट कोविड-19 टेस्टिंग. जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने ये प्लान किया है कि नई मेगा लैब्स बनाई जाएगी जहां पे कोविड-19 के टेस्टिंग को बढ़ाया जा सकता है. तो किस तरीके से इन्फेक्शन को कम किया जाए, उसके लिए CSIR ने ये मेजर्स लेने का फैसला किया है. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is or are correct? First, Genome India project aims to understand fully the type and nature of diseases and traits that comprise the diverse Indian population. Second, next generation sequencing involves sequencing virus genomes. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, उसके अंदर जो इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन है उनके जीन्स को सीक्वेंस किया जाएगा. मतलब कि उनके जीन्स को एनालाइज करके स्टोर किया जाएगा और वहां से इंडियन ह्यूमन के जीनोम्स क्रिएट किए जाएंगे, राइट. ये जीनोम्स के अंदर इंडिया के अंदर कौन से टाइप के डिसीज है, उनका नेचर क्या है, कौन से टाइप के ट्रेट्स है, ये सब डेटा जो है उसको एनालाइज किया जाएगा, जिसके बेसिस पे मेडिकल साइंस जो है वो डेवलप हो सकता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है इट विल सीक्वेंस द वायरस जीनोम. सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जहां पे ये CSIR जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इट विल यूज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड टू क्रिएट द जीनोम ऑफ कोविड-19. Question number 3, which of the following statement is or are correct about statement of climate of India during 2019? First, India recorded excess rainfall during the entire year. Second, Arabian Sea recorded more cyclones than Bay of Bengal. Third, average mean temperature was recorded lower than normal. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज A, 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए ये जो रिपोर्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019, इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो वहां पे कुछ आउटकम्स ये थे. फर्स्ट इज करेक्ट कि इंडिया के अंदर 109% रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था इन 2019, राइट. सो इट इज एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस देन नॉर्मल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है. पिछले 117 ईयर्स में ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है कि अरेबियन सी रिकॉर्डेड मोर साइक्लोन्स देन द बे ऑफ बंगाल, एंड 2019 वाज द सेकेंड ईयर, राइट. तो टोटल 10 साइक्लोन्स अफेक्ट हुए हैं इंडिया के अंदर, उसमें से मेजोरिटी साइक्लोन्स जो है इट वाज रिकॉर्डेड इन द अरेबियन सी. तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट. Although the 2019 winter was extremely severe, but it recorded a temperature higher than the normal. So 0.36 degree Celsius temperature was recorded higher than the normal. तो यहाँ पे lower than normal कहा गया है, hence the third statement will be incorrect. आंसर होगा A, 1 and 2.
IMD जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज इंडिया की जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको लेके काफी सारे क्रिटिसिजम्स होते हैं, एंड IMD अभी मानसून की सीजन के अंदर काफी फोरकास्ट भी कर रही है, हेंस इट वाज इन न्यूज। Question number 4. Which of the following types of satellites are used to forecast weather in India? First, geostationary satellites. Second, polar orbit satellites. Third, low earth orbit satellites. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer will be A 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है। जियो सैटेलाइट जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि इट हैज द स्पीड दैट इज सिमिलर टू द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ। मतलब कि अर्थ के किसी भी पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो वो सैटेलाइट जो है वो आपको सामने दिखेगा। सो अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है सैटेलाइट की रोटेशन स्पीड भी वही होगी, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि जिनको जो लॉन्गर डिस्टेंस पे होते हैं एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वहां की ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। इट इज सिचुएटेड अराउंड 850 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। तो जहां से क्लाउड का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है टू प्रिडिक्ट साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स, राइट। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज किया नहीं जाता टू फॉरकास्ट वेदर्स। अगेन IMD न्यूज में है एंड IMD यूजेस दीज काइंड्स ऑफ सैटेलाइट। इंडिया के अंदर टोटल 2 टाइप के सैटेलाइट जो है उनको वेदर फॉरकास्ट के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम एंड सबसे ज्यादा इनसेट सीरीज जो है उसको यूज किया जाता है टू फोरकास्ट दी वेदर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct? First, seed dormancy is a condition where level of oxygen required for seed germination reduces significantly. Second, temperature volatility does not affect seed germination. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer will be D, neither one nor two. दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए सीड डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस है, सीड जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट, राइट। तो इसे कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो इसके लिए 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, राइट। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है लेकिन फिर भी किसी सीड का ग्रोथ नहीं होता तो इस कंडीशन को कहेंगे सीड डॉर्मेंसी, राइट। सो व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर फुलफिल्ड एंड दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सीड जर्मिनेशन बट स्टिल द सीड इज नॉट सीइंग एनी ग्रोथ, तो इस कंडीशन को कहेंगे सीड डॉर्मेंसी। यहां पे ये कहा गया है कि जब इसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन को कहेंगे सीड डॉर्मेंसी। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। सेकेंड जो है वो भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि टेम्परेचर वॉलाटिलिटी की कोई इफेक्ट नहीं होती सीड जर्मिनेशन के ऊपर, जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन। तो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, IISER भोपाल साइंटिस्ट स्टडी ऑन सीड जर्मिनेशन में लीड टू क्रॉप इंप्रूवमेंट। Question number 6. Which of the following statements is or are correct about comparison of presidents of USA and India? मतलब दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट को आप कंपेयर करेंगे तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? फर्स्ट, बोथ द प्रेसिडेंट्स हैव पावर टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंसेस। सेकेंड, टर्म्स फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन बोथ द कंट्रीज आर सेम। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी डी, नाइदर वन टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस है इट इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे ये भी मेंशन किया गया है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज डज नॉट कन्फर दिस पावर ऑफ ऑर्डिनेंसेस टू एनी प्रेसिडेंट। मतलब USA एंड UK जैसी ऑथोरिटी के अंदर भी
ये जो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस का पावर है वो देखने को नहीं मिलता, वो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, right? While the president of USA can be elected only twice. So maximum tenure उनका क्या होगा? 10 year. While Indian president can be re-elected any number of times. तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। तो आज के न्यूज़पेपर में ये 3 आर्टिकल्स है that is related with the इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन यूएसए। सो यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर इंडियन ओरिजिन के जो वुमन है कमला हैरिस, उनको जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके लीडर ने अपना रनिंग मेट डिक्लेयर किया है। तो ये भी न्यूज में है। अलॉन्ग विद दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, एंड इसके ऊपर एडिटोरियल का आर्टिकल जो है वो भी न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following rights are conferred to forest dwellers under Forest Rights Act 2006? मतलब ये एक्ट के अंदर कौन से राइट्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू ओन द कल्टिवेटेड लैंड एंड राइट टू एक्वायर और परचेज न्यू कल्टिवेबल लैंड्स। सेकंड, राइट टू एक्सट्रैक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। थर्ड, राइट टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल एविक्शन और फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो 50% करेक्ट है, 50% इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये करेक्ट है कि जब ये एक्ट बनाया गया तो उस टाइम पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास जितनी लैंड थी तो उसको एक्वायर करने की परमिशन है उनके पास। सो दे हैव द राइट टू ओन द कल्टिवेटेड लैंड विच दे पजेस बिफोर 2006 और उसे बिफोर इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद कोई भी फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर या फिर परचेज करने की परमिशन उनके पास नहीं है। सो दे डू नॉट हैव एनी राइट टू परचेज न्यू कल्टिवेबल लैंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉरेस्ट लैंड। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, आपकी जो लैंड है वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर गवर्नमेंट उनको इलीगली एविक्ट करेगी तो वहां पे उनके पास ये राइट है कि राइट टू बी रिहेबिलिटेटेड। तो आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है। जो सोनिया गांधी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। एंड इसके अंदर जो ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। एंड पास्ट में ऐसे कौन से मूव्स यूपीए गवर्नमेंट ने लिए थे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट, द फंड इज एक्सक्लूसिवली स्पेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, it aims to achieve the objectives of India's nationally determined contributions. Third, it is collected as environmental compensation from industries using forest land. D, all of the above are correct. तो चलिए देखते हैं इनकरेक्ट क्या होगा। The answer is A, the fund is exclusively spent by central government. ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो फंड है उसमें से 90% फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसबर्स किया जाता है एंड रिमेनिंग 10% कैन बी रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक ये भी है कि टू इंक्रीज दी फॉरेस्ट कवर, तो ये यहां से अचीव होगा। एक्चुअली ये जो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है उसका मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट लैंड को यूज करेगी तो ये फॉरेस्ट लैंड के बदले उनको जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसको एफोरेस्ट करना पड़ेगा। सो इक्विवेलेंट लैंड शुड बी एफोरेस्टेड बाय यूजिंग दिस फंड
कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा। सो आंसर होगा A1। अगेन ये जो आर्टिकल है उसमें काफी सारी जगह पे ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, देन एफोरेस्टेशन फंड है, उसको भी मेंशन किया गया है, हेंस इट वाज इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following steps were taken during the prime ministership of Indira Gandhi? First, enactment of Wildlife Protection Act. Second, Project Tiger. Third, Constitution of National Tiger Conservation Authority. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो करेक्ट है। ये तीनों स्टेप जो है वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे लिए गए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। देन इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वाज कैरिड आउट एंड उसी के अंदर ये एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो बनाई गई थी। अब आज के न्यूज़पेपर में ये जो एडिटोरियल है उसके यहाँ पे कंक्लूजन में ये आर्ग्यूमेंट है कि कैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे। फिर उसके बाद ये जो टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल टाइगर डे था 29 जुलाई को, तो वहां पे इंडिया ने ये रिजल्ट डिक्लेयर किया कि इट हैज अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग टाइगर सेंसस, राइट, और उसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स है कि इंडिया की कैपेसिटी जो है इट इज अराउंड 10,000 to 15,000 टाइगर्स एंड रिसेंटली इंडिया के अंदर अराउंड 3,000 टाइगर पॉपुलेशन है, राइट। सो रादर इंडिया शुड फोकस ऑन टाइगर कंजर्वेशन मोर। और यहां पे भी पर्टिकुलरली ये मेंशन किया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct about Article 18 of the Constitution? First, it prohibits the state from conferring any title except military and academic only to the citizens of India. Second, national award for Padma Awards and Bharat Ratna cannot be used as a title. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए यहां पे ये जो ओनली वर्ड है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। यूपीएससी के अंदर ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स है, ओनली, एनी, ऑल, तो ऐसे सब जहां पे भी यूज होता है, सो 90% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो। अब देखिए ये जो प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल है अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ये कहा गया है कि the state cannot confer any title except military and academic to the citizens of India as well as to the foreigners, right? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया गया है। सेकंड जो है वो करेक्ट है, ये जो पद्मा अवार्ड्स है एंड भारत रत्न, तो इसे आप टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते, राइट, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। आज के न्यूज़पेपर में ये अवार्ड्स एंड टाइटल से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स है, राइट, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर आर्टिकल 18 जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।